एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर सीरीज भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज रिवीजन सेशन है। आज हम इसमें रिवीजन सेशन में 3 और 4 यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी डिवीजन 1, 2, यूनिट 1, यूनिट 2 ऑलरेडी करा दी गई है। ठीक है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ओके, चलिए आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, अब जो मैंने आज रिवीजन सेशन में जो जो क्वेश्चन किए आपको उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वो क्वेश्चन एटलीस्ट आपको ज़रूर करके जाने हैं अब इस लास्ट मोमेंट पे, ताकि आपका एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करके जाने हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और उनके आंसर्स भी कराए। ये आंसर उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज का हम रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, यूनिट 3 और 4 का। यह आज हमारा लास्ट रिविज़न सेशन है। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, अधिगम विकार क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस में होने वाली कौन कौन सी समस्या है और एडोलसेंस में टीचर की क्या भूमिका होती है जब किशोर अवस्था में बच्चा होता है। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन क्या है, हाशिए वर्ग क्या है। ठीक है, हाशिए क्या है, डिप्राइव चिल्ड्रन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या पड़ता है डिप्राइव चिल्ड्रन का, वंचित बालक क्या है, वंचित बालक की क्या क्या विशेषता है, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है वंचित बालक पर। ठीक है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। वैश्वीकरण, शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन क्या है और बच्चे पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है। आज हम हम 5 क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट करके ही जाने हैं। ठीक है, चले, लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या, अधिगम विकार होता क्या है। ठीक है, अधिगम विकार का सिंपल होता है, जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, किसी बच्चे में सीखने में जो कमी आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग मिस अधिगम, डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता। ठीक है, कमी। ठीक है, उसी को बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या, अधिगम विकार का संबंध सीखने की समस्याओं से होता है। ठीक है, यह सुनने, सोचने वाले, पढ़ने, लिखने या गणित गणना करने संबंधित अपूर्ण योग्यता के कारण होता है। ठीक है, ये अयोग्यता प्राथमिक रूप से दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक मंदता, पर्यावरण या अर्थशास्त्रीय दोषों के कारण नहीं होती, बल्कि ये दोष समझने और भाषा का प्रयोग करने से मनोवैज्ञानिक प्रयोग के कारण होती है। ठीक है, अधिगम का मतलब है किसी चीज़ को सीखने में जब कमी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। अधिगम विकार बच्चों की विशेषता क्या क्या है, बोलते समय भाषा से संबंधित समस्या होना। ठीक है, बिना सोचे विचारे काम करना, स्वयं के प्रति क्या होना, लापरवाही होना, किसी भी कार्य को करने की क्या होती है, गति क्या होती है, धीमी होती है, सामान्य कार्य करते समय भी बहुत ज़्यादा प्रयास करना, पाठन सामग्री को पढ़ते समय गलतियाँ करना, बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं करने में असक्षम होते हैं। ये खुद से अपना काम नहीं कर सकते, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। निर्णय लेने में कठिनाई, अपने डिसीजन नहीं ले सकते कि जैसे उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। अक्षरों में अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, वॉस को 100 पढ़ेंगे, ठीक है, बी को डी पढ़ेंगे, इस टाइप का। ठीक है, तारे ज़मीन की मूवी देखी थी ना आपने, ईशान के वही है ये। ठीक है, अधिगम विकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, पहले आते हैं डिसलेक्सिया। इस डिसलेक्सिया ग्रस्त बालकों वे बालक होते हैं जिनमें लिखे गए शब्दों को पहचानने तथा समझने में कठिनाई। ठीक है, रीडिंग से रिलेटेड जो भी समस्या होती है वो डिसलेक्सिया में आती है। ठीक है, जैसे बी को डी पढ़ेंगे, सी को वॉस पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई आती है। ठीक है, बी को डी लिख देते हैं, पी को क्यू लिख देते हैं, या क्यू को पी लिख दे, एम को डब्ल्यू लिख देते हैं, डब्ल्यू को एम लिख देते हैं, उन बालकों को कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है जो गणित की, मैथ की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत आती है बच्चों को, उसे क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। ठीक है, गणितीय गणना में संबंधित कठिनाई। ठीक है,
अब आता है आपका डिस्प्रैक्सिया, जिसमें हाथ या शरीर से जो गतिविधियाँ की जाती है, जो भी आपकी मोटर स्किल्स होती है, ठीक है, उसमें कठिनाई होती है, जैसे टाई नहीं बांध पाते, शू की लेस नहीं बांध पाते, उसको बोलते हैं हम डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। एक आता है अफेजिया, बोलने से संबंधित विकार, ठीक है, अच्छे से बोल नहीं पाते उसको बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कोई भी एक बच्चा जिसको ये डिसेबिलिटी होती है वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करता, कभी वो कुछ करने लगता है तो कभी कहीं कुछ कर, अटेंशन नहीं कर पाता, एक जगह ध्यान नहीं लगा पाता। इस प्रकृति में बच्चा एक जगह पर ध्यान लगा के नहीं बैठ सकता और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, कहीं भी और भी रुकता नहीं है, गुस्सा जल्दी आता है, समय पर कार्य जल्दी में करता है, ठीक है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन था एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस में होने वाली कौन कौन सी समस्या है, ठीक है, और टीचर की क्या भूमिका होती है। आपका सेकंड क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि, ठीक है, किशोर अवस्था शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, ठीक है। यह विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है जो बाद में बचपन और परिपक्वता के बीच में होता है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल का है। इस अवस्था को किशोरों का तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा गया है। इसके अंतर्गत शरीर में तीव्र क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे जीवन में भयंकर उथल पुथल मच जाती है। किशोरों के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक पहलू का सामना करना पड़ता है। हर परिवार व समाज में किशोरों को समायोजन समस्या का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में उन्हें ना तो बच्चा समझा जाता है, ना ही उनको एडल्ट समझाता है। इस अवस्था में उन्हें उचित सम्मान, स्थान व स्थिति पाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। यही कारण है कि किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। स्टैनली हॉल ने कहा है कि जो किशोर अवस्था है वो भारी तनाव और तूफान की अवस्था कहलाती है, ठीक है। किशोर अवस्था के सामने जो जो समस्या आती है वो क्या होती है, पहले होती है अत्यधिक ऊर्जा। किशोरों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है, तो जिससे क्या होता है उन किशोरों में क्या शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक संज्ञानात्मक व यौन विकास तीव्र गति से होता है। इसमें उसमें बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, प्राय उनका अपने आप से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं इस टाइम पर, ठीक है। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है और उनके व्यवहार में क्रोध, घृणा और दुर्गुण दिखाई देने लगते हैं। उनके व्यवहार और मनोदेशना समझना कठिन हो जाता है। आक्रामकता या वापसी, रिवोल्ट की भावना आ जाता है। किशोर लड़के लड़कियां प्राय अपने पर्यावरण के साथ समायोजित स्थापित करने में असमर्थ होता है। कोई कोई तो स्थापित कर लेता है, लेकिन किन्हीं बच्चों को समायोजन स्थापित करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए क्या होता है, फलस्वरूप शीघ्र ही तनाव, मानसिक संतुलन खो देते हैं। व्यवहार, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में रहकर किशोर कभी प्रौढ़ के समान एडल्ट की तरह का बिहेव करते हैं तो कभी बच्चों के समान बिहेव करते हैं। इस अवस्था में वे अपने आप को अनिश्चित स्थिति में पाते हैं। व्यवसाय, किशोरों के सामने व्यवसाय चुनने की समस्या होती है। वे व्यवसाय चुनकर जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं, किंतु सही व्यवसाय चुनने में उन्हें समस्या होती है। सामाजिक मर्यादाओं का विरोध करते हैं। कुछ किशोरों में अनेक समाज विरोधी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे नियम के विरुद्ध कार्य करना, झूठ बोलना, चोरी करना। जो उनको सही लगता है वो इस टाइम में वो करते हैं, ठीक है। अत्यधिक दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना, सपने देखना, इस अवस्था में ये सामान्य है कि लेकिन जब वह बहुत अधिक सपना देखते हैं तब वह व्यक्तित्व और विकास के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो और भी आप लिख सकते हो एडोलसेंस में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। अस्थिर भावना, जो उनकी भावनाएं होती है वो अस्थिर होते हैं, दिन में सपना देखते हैं, ठीक है। संघर्षों का प्रभाव होता है इसमें, तनाव और तूफान की अवस्था होती है और यौन भावना का विकास हो जाता है, ठीक है। इसी अवस्था में बच्चे क्या है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने लगते हैं, ठीक है। पढ़ाई से उनका बिल्कुल भी ध्यान हट जाता है, ठीक है, वो गलत डायरेक्शन पे चले जाते हैं, ठीक है। किशोरों के लिए शिक्षकों और अभिभावकों और स्कूल की भूमिका, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन में आपका शिक्षक पूछे तब भी आपका सेम आंसर रहेगा, अभिभावक पूछे तब भी आपका, और स्कूल का है तब भी आपका यही आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, यही लिखना है। किशोर के मनोविज्ञान का उचित ज्ञान होना, ठीक है। तो किशोरों के जो टीचर्स हैं उनको किशोर के बारे में बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। किशोर स्कूल तथा कक्षा में अध्यापक को किशोरों के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को समझना चाहिए। किशोर में तथा स्कूल में, कक्षा में किशोरों को कोई दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाना चाहिए ताकि वो हमेशा बिजी रहें, ठीक है। किशोरों को पढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों, टीचिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए। किशोरों के सामाजिक समायोजन करने के लिए सामाजिक शिक्षा पर भी बल देना चाहिए। किशोरों में
अपराध प्रवृत्ति ना पनपे, इसके लिए उनको नैतिक शिक्षा देनी चाहिए अध्यापक को। अध्यापक किशोरों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, ठीक है, एक फ्रेंड की तरह बिहेव करे, ठीक है, उनको डांटे नहीं, फटकारे नहीं, बल्कि उनके साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करे और फ्रेंड्स बन के रहे, ताकि वो बच्चे हैं जो अपनी भावनाओं को अब टीचर्स के सामने रख सके, ठीक है। स्कूल में किशोरों के मार्गदर्शन हेतु केंद्र खोले जाने चाहिए। किशोरों के संवेग को, इमोशन को नियंत्रित करना अति आवश्यक है, इसलिए अध्यापक को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। सभी विषयों को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि किशोर में उसमें आनंद लें और उन्हें कार्य करने में रुचि है और उन्हें प्रेम, साहस और अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता पैदा करें। किशोरों को व्यावसायिक निर्देशन भी प्रदान किया जाए ताकि भविष्य में उनके बारे में कोई भी चिंताएं कम हो, ठीक है। तो समझ आया आपको रोल ऑफ टीचर। शिक्षक को क्या करना चाहिए, माता पिता का सहयोग भी ले सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा टाइम स्कूल में नहीं रहते, तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो इसलिए जो टीचर है किशोर अवस्था में माता पिता का भी सहयोग लेना चाहिए। टीचर पेरेंट कोऑपरेशन होना चाहिए। भावना को व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। टीचर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बच्चे अपनी भावना को टीचर से बता सके, ठीक है। शिक्षक को हमेशा प्यार से उनके सामने पेश आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो एक फ्रेंडशिप वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। भावना और सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। शिक्षक क्या होते हैं, आदर्श होते हैं, जैसे टीचर करते हैं वैसे ही जो बच्चे होते हैं उन्हीं को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं और उन्हीं के रास्ते पे चलने लगते हैं, इसलिए टीचर को बहुत ध्यान से भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। अब आता है मार्जिनलाइजेशन होता क्या, हाशिए क्या होता है। जैसे एक सोसाइटी है, सोसाइटी में किसी कास्ट रिलीजन के अलग कर दिया जाए, ठीक है, उसको जो भी सुविधा है उससे अलग कर दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। समाज में जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको क्या कर दिया जाए, किनारे में कर दिया जाए, उनको अलग हटा दिया जाए, ठीक है। जो उनके राजनीतिक बहस, सामाजिक है, उन सब चीज़ों से अलग कर दिया जाए, उसी को हम क्या करते हैं, मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। मार्जिनलाइजेशन यह समाज के बाहरी किनारों पर निचले करने के लिए लोगों के विशिष्ट समूहों को चला की एक जटिल प्रक्रिया है। व्यक्तिगत और समूहों को राजनीतिक बहस, सामाजिक बातचीत के पक्षों से अनदेखा कर दिया जाता है, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता, इनको अलग कर दिया जाता है। कॉज ऑफ एजुकेशन मार्जिनाइजेशन, इसके क्या क्या कारण है। हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, घरेलू गरीबी के कारण, ठीक है, वो अपनी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर सकते, ठीक है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए उनको अलग कर दिया जाता है। बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, आर्थिक की कमी से, निर्धनता की कमी से, इसलिए वो अलग हो जाते हैं सोसाइटी से, ठीक है। पीपल इन स्लम, ठीक है, जो स्लम एरिया में रहते हैं, बस्तियों में लोग रहते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। HIV एंड एड्स, HIV और एड्स के लोगों को सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, ठीक है, उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो अदर सोसाइटी को मिलती है, उनको एक अलग किनारे पे कर दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन था डेप्रीवेशन क्या होता है, ठीक है, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होता क्या है, वंचित वर्ग क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन क्या होता है, इसको हम इजीली समझेंगे, ठीक है। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, ठीक है, किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहते हैं। या उन बच्चों से हम उनकी चीज़ों को छीन लेना, ठीक है, किसी चीज़ का कब्जा कर लेना, या जो जो उनको अधिकार मिलने थे उन अधिकारों को छीन लेना, ठीक है, और उस चीज़ के विशेष अधिकार को आनंद लेने से रोका जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीवेशन कहते हैं, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त अभिव्यक्ति और योग्यताओं की सीमा तक करे। शिक्षा का यह उद्देश्य है कि जो है शिक्षा सभी बच्चों को मिले, लेकिन वो किसी न किसी कमी के कारण वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते। ये कारण हो सकते हैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और से वंचित रह जाते हैं ये बालक, ठीक है। वंचित बालक का हम ईजिली में मतलब समझते हैं। वंचित का तात्पर्य जब किसी बालक के समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति ना हो सके, ठीक है, या उनके अधिकारों को छीन लिया जाए, उनका अभाव हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वंचित बालक कहते हैं, ठीक है।
वंचित बालक की क्या क्या विशेषताएं होती है। सामाजिक स्तर क्या होता है, बहुत निम्न होता है। सांस्कृतिक स्तर भी निम्न होता है। मूल्य स्तर भी बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ना उनके पास इतना पैसा होता है जिससे वो सोशलाइजेशन कर पाए, ठीक है, एक दूसरे से अंतर्क्रिया कर पाए, ठीक है। सांस्कृतिक ज्ञान भी कमी होता है, ठीक है। वो अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा करने में लगे रहते हैं, ठीक है। अपने चारों ओर घटित घटनाओं से वो अनभिज्ञ हो जाते हैं। चिंता और भय की मात्रा अधिक होती है। हीन भावना में ग्रस्त होते हैं। आकांक्षा का स्तर निम्न होता है। जातीय स्तर पे उनको रखा जाता है। अल्प स्तर पे रखा जाता है, SC OBC। बौद्धिक स्तर निम्न होता है। समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं होती। स्मृति भी क्या होती है, जो उनकी मेमोरी पावर होती है वो बहुत कम होती है। अब इशू रिलेटेड टू डेप्रिवेशन, ठीक है। जो वंचित वर्ग है उन बालकों के साथ क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। कैसे अलग हो सकते हैं, कैसे अभाव हो सकता है। माता पिता से अलग हुए बच्चों से जुड़े मुद्दे, ठीक है। किन्हीं बच्चों के माता पिता नहीं होते और निर्धन होते हैं वो, तो क्या होता है, इनसे भी ये लोग वंचित रह जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई जारी नहीं हो पाती या पढ़ाई से जुड़े हुए मुद्दे, बच्चे इतना पढ़ लिख नहीं पाते, ठीक है, जिससे वो वंचित वर्ग से उभर पाएँ, ठीक है। तो फिर आता है किशोर और तनाव और शिक्षा की भूमिका से संबंधित मुद्दे भी हो सकते हैं। बच्चों और किशोरों की ज़रूरतें और व्यवहार संबंधित समस्याओं से संबंधित मुद्दे हो सकते हैं और गरीबी के संदर्भ में संबंधित मुद्दे हो सकते हैं। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है वंचित बच्चों पे, ठीक है। बच्चों के शोषण के रूप में बाल श्रम कराना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, जो पहले हमारा देश था यहाँ पे सिर्फ क्या की जाती थी, खेती बाड़ी की जाती थी, ठीक है। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तब हमारे इंडिया में बाहर से भी लोगों ने क्या कर लिया, इंडस्ट्री स्थापित कर ली है, ठीक है। और हम भी बाहर जाके व्यापार करने लगे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने लगे हैं। अब हमें अपना सामान बाहर भेजने लगे हैं और बाहर का सामान हम घर अंदर ले चुके हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। और अब ओवरऑल कंट्री से हमारा क्या होने लगा, ट्रेड होने लगा है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब हम अपनी कंट्री में चीज़ बाहर भेज सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है। जो बाहर के लोग, जब फॉरेनर्स हमारी इंडिया में आए तो उन लोगों ने क्या किया, ठीक है, बच्चों के शोषण के रूप में बाल श्रम कराया, ठीक है। अब इंडिया में मशीनरी लगा दी हमारी कंट्री में, ठीक है। अब इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए क्या करते थे, जो बच्चे निर्धन हैं उनको लगा दिया करते थे, उनसे बाल श्रम कराया जाता था और उनसे अत्यधिक काम कराया जाता था, जिससे बच्चों का क्या होता था, शोषण होता था। पोर्नोग्राफी के रूप में बच्चों का शोषण करते थे, ठीक है। बच्चे निर्धन है, उनको पैसा चाहिए, ठीक है, तो इसलिए पोर्नोग्राफी के रूप में उनका यूज़ करते थे। वैश्यावृत्ति के रूप में शोषण करते थे। बिक्री वस्तु के रूप में बच्चों का शोषण किया जाता है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रोडक्ट्स दे दिए जाते थे कि उनको घर घर जाके बेच के आओ, तो ऐसे बच्चों का शोषण किया जाता था। और फिर या फिर जिनके माता पिता नहीं होते थे उन बच्चों को गोद ले लिया जाता था फॉरेनर्स में या फिर हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये सब क्या प्रभाव पड़े, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का रिवीजन सेशन करा दिया, 1 2 3 4 के भी करा दिए हैं, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आप इन रिवीजन सेशन को देखेंगे, ठीक है। और मैंने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप पूरी बुक पढ़ें, तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ आज रिवीजन सेशन को ही देख लीजिए। जो जो मैंने थ्योरीज कराई है उसको एक बार ज़रूर नज़र डालें ना, बस इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, डोंट वरी, हम इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा और आपके एग्ज़ाम के लिए कितना हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।